मेरी शादी को माशाल्लाह 4 साल हो चुके हैं। ये शायद लव मैरिज से भी कहीं ऊपर की बात है। वो शायद मेरे बगैर रह सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने शौहर के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती। पिछले दिनों ऐसा भी होता रहा कि मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए तो उसके बाद मेरी गाड़ी को फॉलो किया जाता रहा। ये रिश्तेदार हों, ये कारी साहब हों, या असातिज़ा हों, या कोई भी हो, ये आपको कुछ नहीं देने वाले। आपके बच्चे की हिफाजत, आपके बच्चे का मुस्तकबिल आपके लिए सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा सुनो, पाकिस्तान के 3 नामवर मेल एंकर्स के नाम बताओ। मुझे पता है फ़ौरन बता दोगे, लेकिन पाकिस्तान की एक ऐसी फ़ीमेल एंकर पर्सन का नाम बताइए जो दिखने में तो एमिली ब्लंट जैसी हैं, लेकिन जॉब उनकी अच्छे के होश ठिकाने लगाना है। आइए मिलते हैं अपनी मेहमान से, किरण नाज। किरण, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस ग्लो का राज क्या है? मेरे ग्लो का? अच्छा, ये मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मैं ग्लोइंग हूँ, उसके लिए थैंक यू। शायद पाकिस्तानी लोगों की, इनफैक्ट न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि सरहद के पार भी लोगों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत सारी दुआएं हैं मेरे साथ। शायद यही मेरे ग्लो का राज है। नाजुक सी हैं, प्यारी सी हैं, ये जर्नलिज्म का काम तो बड़ा जान जोखों का है, कैसे मैनेज कर लेती हैं? पैशनेटिक हूँ हमेशा से, और हमेशा से मैंने आसान कामों की तरफ तवज्जो ही नहीं थी। मुझे हमेशा मुश्किलात से गुज़र कर कुछ करने का शौक़ रहा है, तो शायद इसी वजह से। और बड़े पापड़ बेलने के बाद और बड़ा मुश्किल सफ़र तय करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज यहाँ तक पहुँचाया है कि आप लोग बैठे हुए हैं और मुझसे मेरी जर्नी पूछ रहे हैं। अच्छा किरण, कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ कि कोई धमकी मिली हो, कोई थ्रेट आया हो, किस तरह से इसको आपने फेस किया और क्या आपने किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया इस पर? बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है। इनफैक्ट पिछले दिनों ऐसा भी होता रहा कि मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए तो उसके बाद मेरी गाड़ी को फॉलो किया जाता रहा। इसके अलावा सम टाइम ऐसा भी हुआ कि पुराने इदारे में थी तो क्योंकि समा टीवी में मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, मैं 2012 से यहाँ पर हूँ, तो उससे पहले जिस इदारे में मैं थी उस वक्त तो मैं एक न्यूज़ एंकर थी जस्ट, तो वहाँ पर भी कुछ लिटरेचर्स और इस तरह की चीज़ें आती थी। और सोशल मीडिया के थ्रू तो ऐसी धमकियाँ आती हैं कि अगर आप उसे सीरियस लेने लगे तो समझ लीजिए कि बस आप फिर साइको होने में या फिर आपको कोई पैनिक अटैक होने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा किरण, आप ये बताइए कि आपके करियर की इब्तिदा कब हुई, कैसे हुई, और इसके बारे में थोड़ा प्लीज़ बताइए। मेरा करियर बड़ा खूबसूरत है, मैं अपनी जर्नी को बड़ा खूबसूरत फ़ील करती हूँ, और शायद अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाना था, अल्लाह ने मुझसे कुछ काम करवाने थे, तो मुझे मालूम नहीं हुआ, मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं कब कैसे मंजिलें तय करते आज पाकिस्तान में चंद लोग किरण नाज को जानते हैं, तो अल्लाह ने पहुंचाया। बेसिकली मेरी अम्मी को ना बड़ा शौक़ था कि वो न्यूज़ एंकर बने, तो बचपन में अम्मी को बार बार कहते सुना। और इनफैक्ट ऐसा होता था कि जब मैं स्कूल में तकरीरी मुकाबले होते थे, सारी चीज़ें, तो अम्मी बड़ा प्रिपरेशन करवा रही होती थी, शीशे के सामने खड़े होके, मतलब तकरीर मेरी है, स्पीच मैंने करनी है, अम्मी कर रही हैं स्पीच खड़े होके। तो वहाँ से ये चीज़ भी पता चलती रही कि अम्मी को बड़ा शौक़ है न्यूज़ एंकर बनने का। फिर ऐसा हुआ कि मैंने बच्चों के प्रोग्राम्स होस्ट करना शुरू किए व्हेन आई वाज सो यंग। आर वर्ल्ड हुआ करता था, वहाँ पर बच्चों के प्रोग्राम होस्ट किए। इंडस्ट छोटू हुआ करता था, वहाँ पर बच्चों के प्रोग्राम होस्ट किए। उसके बाद करते करते स्कूल के दौरान ही जियो का एक टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ करता था, तो वहाँ पर मुझे टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत ही उठाया गया और मैं रोड शोज़ कर रही थी मुख्तलिफ़ चैनल्स में। ये मेट्रो टाइप के जो चैनल्स थे वहाँ पर मैं रोड शोज़ कर रही थी, और वो भी ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ना कुछ, और बस ऐसे जी किसी ने बुला लिया और मैं शौकीन मज़े से काम कर रही हूँ और फुल एनर्जी के साथ काम कर रही हूँ। वहाँ से मैं क्लिक हुई, मुझे जियो ने बुलाया, ऑडिशन हुआ, और उसके बाद जियो अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था स्पोर्ट्स हेडलाइन के नाम से। तो अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है, पाक परवरदिगार का बड़ा एहसान है कि जब उसका पहला पोस्टर लगा तो वो मेरी पिक्चर के साथ था, और जंग के न्यूज़पेपर में, इतना बड़ा पेपर, तो उसमें इतना बड़ा मेरा पोस्टर लगा हुआ था इंडिविजुअल सोलो पिक्चर के साथ। किरण नाज, स्पोर्ट्स की खबरें जानना चाहते हैं तो आप मुझसे मिलिए, मैं हूँ किरण नाज, इन लाइंस के साथ। बड़ी सूखी पतली दुबली सी मैं, सूट वूट पहन के, चुन्नी सी मुन्नी सी। वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ। मैं खुद बड़ी परेशान थी। इनफैक्ट जो लोग मुझे मिलते थे, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक और बड़े मज़े की आप लोगों को बात बताती हूँ।
मैं जब फील्ड में आई थी, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना बड़ा मजहबी किस्म का घराना है, स्पेशली मेरा ननियाल। तो मैं उस वक्त आवाज़ बड़ी अच्छी थी, अब तो बड़ी बिगड़ चुकी है, नाते पढ़ती थी स्कूल में। तो मैं बेसिकली वो ARY पे जो नातों के कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं उसमें आई थी। वहाँ पर फिर लोगों ने मुझे जो है वो इनकरेज करना शुरू किया कि आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें। फिर मैं एक उस्ताद साहब होते थे उनके पास गई, तो उन्होंने मुझसे नोहे रिकॉर्ड करवाए। मैंने नोहे पढ़े और नोहे वो TV चैनल्स पे चले भी अल्हम्दुलिल्लाह। देन उसके बाद फिर वो शैतान आपके ऊपर कहीं ना कहीं से आता है ना, फिर लोगों ने मुझे जो है वो प्रोवोक किया कि आप सिंगिंग की तरफ आएँ। अच्छा भाई, सिंगिंग की तरफ आते हैं। फिर मैंने प्रॉपरली सीखा गाना। तो मेरा तो ट्रैक ही बिल्कुल कुछ और था। रोड शोज़ मैं कर रही थी, मैगज़ीन शोज़ कर रही थी, वो बड़े डिफरेंट हुआ करते थे। लेकिन मैं जाना चाहती थी म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ, और मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन फिर जब आई, और ये अम्मी का शौक़ था, और जब मैंने देखा कि मेरी वो पिक्चर आई है और उसके बाद अम्मी के बिल्कुल ही कलर चेंज और उनकी आंखों की वो चमक, तो मैंने कहा यार मैं किस ट्रैक पे जा रही थी और अल्लाह ताला ने कैसी अम्मी की ख्वाहिश को पूरा किया। बस वहाँ से मेरी मेहनत का आगाज़ हो गया और फिर मैं यहाँ तक पहुँच गई। आजकल ये बहुत आम हो गया है कि सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों को टारगेट करते हैं, स्पेशली फ़ीमेल सहाफ़ियों को। तो आप ऐसे नेगेटिव कमेंट्स का कैसे सामना करती हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं नेगेटिव कमेंट्स पे? बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करती हूँ। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि मैं ओवर रिएक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उस वक्त भी नहीं करती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो लोग मुझ पे तनकीद कर रहे हैं वो बेसिकली मेरे सबसे ख़ास लोग हैं, जो मुझे एटलीस्ट सुन रहे हैं, जो मुझे एटलीस्ट देख रहे हैं, जो मेरा नज़रिया समझते हुए मुझसे इख्तलाफ कर रहे हैं। तो कभी कभी तकलीफ़ होती है अपने ही लोगों से कि जब ठीक है आपको मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे नज़रिए से प्रॉब्लम है, आप मुझे कहें। मेरी एक बहुत मासूम सी छोटी सी बच्ची है, तो यहाँ पर मैं बड़ी हर्ट हो जाती हूँ कि जब वो एक छोटी सी बच्ची के बारे में कोई भी उल्टे सीधे कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं यहाँ पर वो चाहे बेटी मेरी हो या किसी की भी हो, जब बेटी के लिए बात होती है ना तो मुझे तकलीफ़ होती है इस चीज़ की। तो बस यहाँ पर आके मैं हर्ट हो जाती हूँ, बाकी तो मैं पॉजिटिवली बड़ा रिस्पॉन्ड करती हूँ। अच्छा किरण, अब थोड़ा सा मुझे अपनी फ़ैमिली के बारे में बताएं कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, और आपकी शादी हुई तो क्या वो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? बड़े मज़े का सवाल है। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि मेरी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, लेकिन बड़े मज़े की शादी थी। और सीरियस नोट, सभी मेरे साथ जियो में होते थे, क्योंकि तो मेरे हस्बैंड जितना मैं पटर चैटर बॉक्स हूँ, उतने ही मेरे मियाँ जो है उस वक्त ऑब्वियसली मियाँ नहीं थे, तो बड़ी खामोश तबीयत, सीधे साधे इंसान, गुस्से वाला, और किसी लड़की से बात नहीं करना, इस तरह के। तो मैंने वहाँ पर देखा, फिर PCR में क्योंकि होते थे, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मासूम सा सीधा साधा इंसान है। लिटरली मैं जब हमारी अच्छी खासी बातचीत हो गई, सलाम दुआ हो गई, एक ही शिफ्ट में हम हुआ करते थे, तो मैं ना उसके लिए लड़कियां देख रही होती थी। और कई दफ़ा ऐसा हुआ भी कि मैंने रिश्ते तलाश करते हुए, मैं क्योंकि सोचती थी यार इतना मासूम बंदा है, इतना शरीफ सा लड़का है, ना किसी से बात करता है ना कुछ बोलता है, कैसे होगी गरीब की शादी। तो एक दो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी उस वक्त जिनकी शादियां नहीं हुई थी, उनको भी बता दिया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा शरीफ लड़का है। उसको भी बुला लिया और समी को भी बुला लिया। अब समी को तो नहीं बताया क्योंकि वो गुस्से का उस वक्त भी बड़ा तेज़ था। अगर कोई इसकी बात समझ नहीं आती थी तो वो फ़ौरन ना बातें सुना देते थे, भाई ये क्या हरकत है, किस किस्म की लड़की को। अब लड़की सामने बैठी हुई है, दुपट्टा उपट्टा थोड़ा सा इस तरह से करके शर्मा रही है, और मैं भी सामने बैठी हुई हूँ। उसके बाद वो चली गई तो उससे पूछ रही हूँ कि सुनो तुम्हें पसंद आई है वो फलाने ढिमका, आप ऐसी बात ना करें, ओके जी। फिर उसके बाद मैंने चैनल चेंज किया। चैनल चेंज करने के बाद अच्छा क्योंकि हमारी एक दोस्ती हो चुकी थी, और मैं बड़ी इस मामले में शायद आप लोग मुझे बदतमीज़ भी कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को इतना मसरूफ़ रखा है, हमेशा से इतना मसरूफ़ रखा है कि मेरे पास दोस्तियाँ निभाने का वक्त नहीं बचता कि मैं किसी से बात कर रही हूँ या हैंग आउट्स कर रही हूँ। तो मैं बड़ी फैमिली ओरिएंटेड रही हूँ। जैसे ही काम किया फ़ौरन घर गई, और मेरा बेड के साथ ना मेरा बड़ा प्यार है। तो मैं चाहती थी कि बस 12-13 घंटे मैं ज़रा सुकून से आराम से गुजारूँ ताकि फ़्रेश रहूँ और काम अच्छा करूँ। तो समी की कॉल्स वॉल्स आती थी, मैंने ब्लॉक कर दिया इसको कि मैंने भी यार इतना चिपकू बंदा है, मैंने से बात ही नहीं करनी। उसके बाद क्योंकि एक ही फील्ड के लोग हैं हम, किसी न किसी तरह से मेरा नंबर हासिल कर लिया। एक दफ़ा मैंने कहा कि यार इतने दिनों से बुला रहा है, चलो इसको बुला लेते हैं। फिर मैंने ऑफ़िस बुलाया, हमारी मुलाकात हुई, फिर 2-3 साल का गैप रहा। फिर समी की बहन की शादी हुई, इसने मुझे इनवाइट किया, एंड देन जिस दिन शादी थी
उस दिन मुसलसल 5-5, 10-10 मिनट के बाद, मतलब एक लड़के की बहन की शादी है, आप सोचें उसके सर पे कितना कुछ होता है ना, उसने ये काम वो काम, और मुझे 10-10, 15-15 मिनट में कॉल्स आ रही हैं। मैं बड़ी सुस्ती के साथ अच्छा चलो ठीक है यार, उठाए, ड्रेस पहना, चले गए छोटे भाई को लेकर। उसकी शादी में गई, बड़ा अच्छा वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला, सारी फैमिली ने बड़ी मोहब्बत से मुझसे मिले। उस वक्त तक भी मुझे कोई ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। खैर फिर प्रपोज़ल आया, और प्रपोज़ल आने के बाद 15 से 20 दिन में मेरा निकाह फ़ाइनल हो गया। और जब मैं निकाह के पेपर्स पे साइन कर रही थी, मैं उस वक्त भी समी से पूछ रही थी, वाकई मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। मतलब मेरे बाबा ने मुझसे पूछा कि आप पसंद करती हैं, मतलब आपके ऑफिस में, आपके कॉलीग में से आप अगर है कोई आप लोगों का। तो मैंने कहा नहीं बाबा पसंद नहीं करती। तो कहते फिर, मैंने कहा लेकिन कोई बुराई भी नहीं है, मतलब अच्छा लड़का है, शरीफ लड़का है। तो बाबा कहते फिर करना क्या है। मुझे उस वक्त तक नहीं समझ आया, इनफैक्ट आज तक मुझे समझ नहीं आया। तो जब भी मुझसे कोई ये सवाल करता है ना, मैं परेशान रहती हूँ, मैं बताऊँ क्या। बट अब नाउ ये मेरी शादी को माशाल्लाह 4 साल हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि ये शायद लव मैरिज से भी कहीं ऊपर की बात है। मतलब शायद मेरे मियाँ, मैं शायद कह के बात कर रही हूँ, हालांकि मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए। वो शायद मेरे बगैर रह सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने शौहर के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती। और आज अगर अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, इतना मकाम दिया है, तो उसमें मेरे माँ बाप के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शौहर का किरदार है। ना वो मुझे इतना सपोर्ट करते, ना वो मुझे एक अब फैमिली लाइफ होती है, ना आपके सर पे बर्डन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ना वो मुझे हर चीज़ से फ्री रखते, और ना वो मेरी सपोर्ट करते हैं, ना मैं यहाँ पर मौजूद होती। तो थैंक यू समी। देखा जाए तो लड़कियां शादी के बाद अपने करियर को टाइम नहीं दे पाती, लेकिन आप माशाल्लाह से फुल टाइम प्रोग्राम कर रही हैं। कैसे मैनेज कर लेती हैं ये, प्लीज़ शेयर कीजिए हमसे। अगेन वही बात कि मैं अपने हस्बैंड की शुक्रगुज़ार हूँ इस बात पर। बहुत ज़्यादा बहुत सपोर्टिव किरदार है उनका। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि रात को जब मैं घर जाती हूँ तो हम बैठकर टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, कमिंग इवेंट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उससे ये होता है कि समी के नज़रियात आ रहे होते हैं सामने, क्रॉस क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आवाम के नज़रिए से वो मुझे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, बहुत सारी लाइंस दे रहे होते हैं कि जिन पर मैं काम कर सकती हूँ आगे। हमारी डिस्कशन होती है, जिसकी वजह से चीज़ मेरे लिए आसान हो जाती है करना। और जहाँ तक आपने बात की कि मैं लोगों के शिकवे, तो पहले कभी जब मैंने आपको बताया कि मैं बड़ी बेड लवर थी ना, मुझे सोना है, मुझे सोने को मिल जाए, बस 8-9 घंटे 10 घंटे जो काम है वो, और उसके बाद सोने को मिल जाए भरपूर नींद। तो उस वक्त लोगों की शादियां भी होती थी तो मैं नहीं जाती थी। लेकिन अब मैंने अपने आप को इस चीज़ पे 100% राज़ी किया है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पूरे ख़ानदान में, या वो ससुराल हो या मेरा ननियाल ददियाल हो, किसी को छींक भी आ जाती है ना तो सबसे पहले मैं पहुँचती हूँ। वो किसी भी तरह से कैसे भी मैनेज करके पहुँचूँ, लेकिन सबको ये पता होता है कि कोई आए ना आए, किरण ने ज़रूर आना है। तो वो सिर्फ इसलिए कि कभी भी फैमिली दूर ना हो जाए, ये सोच के कि शायद ये कोई बहुत बड़ी अफलातून बन गई है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टेटस की वजह से, या मेरे काम की वजह से, या मेरी शोहरत की वजह से मेरे लोग मुझसे दूर हो जाएं। मैं उनको हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। अक्सर टॉपिक्स पर आपकी वीडियोस काफ़ी वायरल हो जाती है, जैसे कि हाल ही में एक वीडियो थी जिसमें आपने अपने शौहर को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी थी। तो इन वीडियोस का मकसद क्या होता है? क्या ये कोई स्पेशल आपका कोई मैसेज होता है, या कोई पब्लिसिटी स्टंट कह लें इसको हम? क्या मकसद है इसका? हाँ, आप कह लीजिए, अगर आप समझते हैं अगर आपकी ये पब्लिसिटी स्टंट था, अगर आप समझती हैं तो आप कह लीजिए। बेसिकली होता ये कि मैं फेसबुक लाइव सेशंस करती हूँ लोगों के साथ। मैं कोई ना कोई टॉपिक रख लेती हूँ, और उसके बाद लोगों के साथ इंटरेक्शन रखने के लिए, ताकि मुझे पता चले कि लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। उसकी वजह से मुझे टॉपिक्स मिलते हैं, उसकी वजह से मुझे लोगों के नज़रियात समझ आते हैं कि आखिर अगर मेरे बारे में बात हो रही है, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में बिल्कुल 100% सोचता है कि बस जो भी हूँ वो मैं ही हूँ। जब आप सामने वाले से अपने लिए राय लेते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर ये ख़राबियाँ हैं, और इस सेक्टर पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो मैं लाइव सेशंस करती हूँ। अब लाइव सेशंस पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उसको मैं रिस्पॉन्ड कर रही होती हूँ। तो आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। अब कोई भी यूट्यूबर इसमें से कोई भी मज़े की क्रिस्पी सी चीज़ निकाल के उसे वायरल कर सकता है कि किरण नाज साहिबा ये कह रही थी, कॉन्टेक्स्ट का आगे पीछे क्या है नहीं मालूम, लेकिन बीच में से वो निकाल कर आपने बात कर दी। तो ये मेरी आइडियोलॉजी है।
मैं समझती हूँ कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे शौहर को इजाज़त दी हुई है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई करनी है आपने करें, मेरी सिर्फ आइडियोलॉजी ये है कि मेरे शौहर ने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी दी है। मुझे हर तरह से वो सपोर्ट करते हैं। मुझे आज मैं जहाँ पर हूँ उसमें मेरे शौहर का किरदार है 100%। तो अगर कभी भी ज़िंदगी में मेरे शौहर को ये लगता है कि उसकी खुशी दूसरी शादी में है, तो मैं उसकी खुशी में क्यों दीवार बनूं? मतलब एक शख्स ने मुझे मुकम्मल ज़िंदगी दे दी, तो मैं उसकी ज़िंदगी में क्यों रुकावट बनूं? अगर मुझे लगता है, अगर उन्हें लगता है कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो मैं करें नाज ये बात कर रही हूँ। मैं ख़वातीन को नहीं कह रही कि भाई आप भी करें या आप मर्दों को इजाज़त दें, ये मेरी आइडियोलॉजी है, मैं समझती हूँ। तो किसी ने मुझसे ये सवाल किया था, मैंने इस सवाल के जवाब में कहा था कि हाँ जी, मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है, वो जब करना चाहें जब कर सकते हैं। अलबत्ता समी साहब ने, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया था और ख़वातीन तो बाकायदा उसके ऊपर पूरी वीडियोस बनी हैं और लोगों ने जी इस पे काउंटर क्वेश्चंस भी करना शुरू कर दिए मुझसे कि बड़ी मुल्लानी बन रही हैं, ख़ुद कैसे बैठी हुई होती हैं। भाई मुल्लानी नहीं बन रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि अल्लाह ने मर्द को एक हक़ दिया हुआ है। मैं कौन होती हूँ उसको उसके हक़ से रोकने वाली? मैं उसको दूँ इजाज़त या ना दूँ, जब उसने करनी है तो करनी है। तो क्यों ना मैं अपना दिल इस बात पे हमेशा के लिए बड़ा रखूँ कि अगर खुदा ना खास्ता चलें कर देती हूँ, अगर कभी कर भी लेते हैं तो कम से कम मुझे तकलीफ़ ना हो। तो एक खातून ने इस पे पूरी भरपूर सी वीडियो बनाई थी, तो जहाँ पर समी साहब को फिर आना पड़ा था क्योंकि न्यूज़पेपर्स पे तक ये आ गया था कि एंकर पर्सन किरण नाज ने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। तो समी ने फिर वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया था कि मैं मोहतरमा का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे शादी की इजाज़त दे दी, लेकिन मेरे लिए मेरी बीवी इतनी मुकम्मल है कि मुझे अभी भी और आगे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये उनका जवाब था, ये कतई कोई जो है वो मेरे प्रेशर में आके जवाब नहीं दिया था। चाहे तो आप लोग अलग से उनका भी इंटरव्यू कर सकते हैं इस टॉपिक पर। अच्छा किरण, ये बताइए कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए रेप केसेस की क्या वजह है? आप क्या समझती हैं, कौन ज़िम्मेदार है? और ये बताइए कि हमारे मुल्क की बच्चियाँ इतनी गैर महफूज क्यों हैं? मसला ये है मारिया कि रेप केसेस पहले भी थे और रेप केसेस अब भी हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले बच्चे इतना आवाज़ नहीं उठाते थे। अभी जो हमारे सामने सेलिब्रिटीज़ आ जाती हैं, अभी जो हमारे सामने बहुत से ऐसे नामवर लोग उठकर आ जाते हैं कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, वो इसलिए आ जाते हैं कि उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं था। उस वक्त इतना खौफ था, इतना डर था कि लोग अपने पेरेंट्स को बताते भी नहीं थे कि उनके साथ ये कुछ हो गया है। घर में होते हुए उनके साथ सब कुछ हो गया है, वो नहीं बताते थे। लेकिन अब एटलीस्ट जब चीज़ें सामने आती हैं तो हमारे पास सोशल मीडिया का टूल मौजूद है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन सदअफ़सोस के वो चाहे पहले हो, वो चाहे अब हो, इसकी शरह बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान में नहीं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बढ़ रही है। आप वेस्ट में जाकर देखें तो वहाँ पर तो ये पूरी इंडस्ट्री है। जब मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ ना तो आई डोंट नो, मैं इस टॉपिक को बड़ा अपने दिल के करीब समझती हूँ और शायद इसी वजह से अल्लाह ने इस टॉपिक की वजह से मेरी एक पहचान बना दी थी। लेकिन खुदा की कसम कि मेरा उसमें कोई, जब मुझे लोग कहते थे ना कि आप वो हैं जो ज़ैनब केस पे आपने किया था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं, अगर शोहरत मुझे किसी और चीज़ से मिली होती ना तो शायद मैं उसे एंजॉय करती। लेकिन वो चीज़ ऐसी थी कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी थी। मुझे हर बच्ची में ज़ैनब नज़र आती थी। मैं रात को सोती थी तो मुझे मेरी बेटी के हाथ मैं देखती थी और मैं डर जाती थी कि मेरे ज़ैनब के भी हाथ ऐसे ही होंगे, उसकी आंखें भी ऐसी ही होंगी। तो मैं उस वक्त इतनी साइको हो गई थी कि मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि प्लीज़ आयशा को मुझसे दूर कर लें थोड़ी देर के लिए। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे बाकायदा इसके सेशंस करने पड़े थे इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। हमारे पास बढ़ने की वजह शायद ये है कि जो सज़ाएं हैं ना, जो होनी चाहिए, वो हो नहीं रही हैं। अगर सज़ा हो और इस तरह से हो, इतनी इबरतनाक हो सज़ा, तो लोग करने क्या, सोचने से पहले भी कांपेंगे। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा करना पड़ेगा कि इबरतनाक सज़ा देनी पड़ेगी। और अल्लाह से दुआ है कि ये हो जाए हमारे मुल्क में, तो हम अपने बच्चों को महफूज कर लेंगे। वरना मैं आपके चैनल के थ्रू मैं तमाम वालिदैन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी केसेस हम देखते हैं ना, उसमें यकीनन जो बदफेली करने वाला किरदार होता है वो तो होता है,
लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती होती है। हम क्यों अपने बच्चे को छोड़ के भूल जाते हैं कि वो कहाँ गया हुआ है और 2-3 घंटे के बाद आया नहीं। हम क्यों किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं। इस वक्त माशरा इतनी गिरावट का शिकार है कि अल्लाह माफ़ करे कि आप अपने सगे, अपने खूनी रिश्तों पर भी अपनी औलाद के मामले में भरोसा नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अपने बच्चों को महफूज करें। आपने जो ज़िंदगी, जब मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी अब गुजर चुकी जो मैंने गुजारनी थी, अब जो ज़िंदगी है वो मेरी बेटी की ज़िंदगी है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को महफूज करें, अपने बच्चों पर नज़र रखें। एक शख्स, आपके घर में आने वाला मेहमान आपके बच्चे से किस तरह मिल रहा है, कैसे ट्रीट कर रहा है, उसे कैसे टच कर रहा है, प्लीज़ इस पर नज़र रखें। और ये रिश्तेदार हों, ये कारी साहब हों, या असातिज़ा हों, या कोई भी हो, ये आपको कुछ नहीं देने वाले। आपके बच्चे की हिफाजत, आपके बच्चे का मुस्तकबिल आपके लिए सबसे पहले होना चाहिए। तो कहीं आपको दिखता है कि खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़, और अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग का खलफशार है, तब भी उस पर रिस्पॉन्ड करें, तभी हम अपने बच्चों को महफूज कर सकते हैं। वरना इस मुल्क के हुकूमत से तो हम सिर्फ अपीलें ही कर सकते हैं कि भाई कुछ कर लें, कोई कानून बना दें ऐसा कि इबरतनाक सज़ाएँ मिल जाएं। अच्छी और बुरी औरत की डेफिनेशन बताना, और ये बताना कि आया एक औरत अच्छी है, बुरी है, 2 टके की है, तो क्या ये मर्द का इख्तियार है? क्या कहती हैं इस बारे में आप? अच्छा, हो सकता है कि आप इख्तलाफ करें मेरी बात से, लेकिन मैं जो प्रोग्राम्स करती हूँ, मुझ पर भी लोग सवाल कर सकते हैं कि आप ये क्यों कर रही हैं, ये आपका काम है, ये आप बताएंगी कि क्या सज़ा दूँ, क्यों करूँ। मैं इसलिए करती हूँ कि मैं आवाम को अवेयर करूँ। जो मैंने अभी मैसेज दिया वो आवाम की अवेयरनेस के लिए मैसेज दिया। तो यही चीज़ जो 2 टके की लड़की वाली आपने बात की, वहाँ पर भी यही मैसेज था। इससे ना मैं नज़रें चुरा सकती हूँ, ना आप नज़रें चुरा सकती हैं। ये मिसालें हमारे सामने बहरहाल मौजूद हैं। ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने शादी के बाद मैरिटल अफेयर्स रखे, अपने अफेयर्स रखे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे। तो अगर उनको एक्सपोज इस कॉन्टेक्स्ट में किया जाए कि वो सबक आमूज़ हो, उससे उन बच्चियों की, उन लड़कियों के, एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू ट्रुथ कि हम जो लोग हैं ना, मैं आप, हम प्रोफेशनल लोग हैं। हम अपने कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि माशरे में क्यों इतनी गिरावट का माशरा क्यों शिकार हो रहा है। लेकिन आप जब घर जाके किसी के घर में जाइए, आप किसी लड़की से बात कीजिए, तब आपको पता चलता है कि वो बेचारी किस अज़ियत में, किस कर्ब में ज़िंदगी क्यों गुजार रही है। क्योंकि टीवी के ऊपर आपको फैंटेसी दिख रही है, आपको लग्जरी गाड़ियाँ दिख रही हैं, आपको हाथ में मोबाइल फ़ोन दिख रहे हैं, आपको अच्छे मेकअप्स में अच्छे से कपड़े पहने हुए लड़कियाँ दिख रही हैं। तो क्या होता है, ख्वाहिशात बनती हैं। जब ख्वाहिशात बनती हैं तो उसकी तकमील के लिए आपको उस वक्त महसूस नहीं हो रहा होता कि आप उसकी तकमील के लिए अपनी लिमिट्स को किस तरह से क्रॉस कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो ये एक बेहतरीन ड्रामा इसलिए था कि यहाँ पर आपको सबक दिया गया है। कुछ जगहों पर शायद कुछ ख़वातीन ये समझें कि औरत की तज़लील की गई है, लेकिन जहाँ औरत की अगर तज़लील की गई है, बताया गया है कि ऐसा ऐसा माशरे में हो रहा है, तो वहाँ पर वो औरतें भी दिखाई गई हैं जो वाकई में माशरे को बनाने में, ख़ानदान को बनाने में, एक माँ, एक औरत, वही माशरे की तश्कील करती है ना। तो मेरी आइडियोलॉजी इस ड्रामे के साथ मैं 100% किरण नाज इस चीज़ से 100% मुतासर है, और मुझे लगता है कि ये बेहतरीन मैसेज था। अगर आप इसको इस पॉजिटिव वे के साथ लें कि हाँ जी हमने देख लिया है, सबक लेना है, तो फिर तो बड़ा पॉजिटिव ड्रामा था। सरमद खूसट की फ़िल्म आने नहीं देते, दूसरी तरफ फवाद चौधरी जो हैं वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म के बैनर तले प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं। क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? क्या कहेंगी इस बारे में आप? खुला तज़ाद नहीं है, डर, खौफ और पता नहीं क्या क्या है। एक जानिब हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं घबराना नहीं है, दूसरी जानिब कुछ ना कुछ ऐसे फ़ैसले हो रहे होते हैं जहाँ पर नज़र आ रहा होता है कि आप कभी ताजरों से डर जाते हैं तो आप गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूक मार देते हैं, कभी आप किसी ऐसी तहरीक से डर जाते हैं जिन्होंने देखा ही नहीं, जिनको पता ही नहीं कि उसके अंदर मैसेज क्या है, आप उनकी उस तहरीक से डर जाते हैं और फिर आप बैन लगा देते हैं। तो कम अज़ कम चीज़ को आने तो दीजिए, कम अज़ कम चीज़ को देखने तो दीजिए कि आखिर उसमें मसला है क्या। लेट्स सी, मैंने जहाँ तक प्रोमो देखा और जो मुझे समझ आया,
अगर हम ये टैबूज होते हैं ना, अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो बताएं कि फिर वही बात आ जाती है कि हम जब अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे टॉपिक्स जिसको हम हिट ही नहीं करेंगे और हिट करने पर किसी को तकलीफ़ हो जाए और इस वजह से हम उसे रोक दें, तो फिर अल्लाह ही खैर करे यहाँ के मसाइल का भी और फिर इस मुल्क का भी। जब तक मामले को आप हिट करके जड़ तक नहीं पहुँचेंगे और ऐसे ही डरते रहेंगे ना, तो फिर डरते ही रहिए सारी ज़िंदगी। किरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपने मेरे लोग चैनल के लिए वक्त निकाला। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेरे लोग को सब्सक्राइब कीजिए।